शुरुआत करते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि पोषण के विषय में कुछ चीज़ और बताएंगे। फिर प्रश्न था हमारा कि प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक कहाँ होती है, ये प्रश्न रहा होगा। तो इसके विषय में हमने आपको बताया था कि प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा अगर पूछे सर्वाधिक कहाँ होता है तो आपको क्या लगाना है, वसा। ठीक है, प्रति इकाई का मतलब क्या होगा कि जैसे हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये भी ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है हमारे शरीर में, और वसा जो होती है ये भी ऊर्जा उत्पादन का कार्य करती है। ठीक है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के द्वारा भी हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है और वसा के द्वारा भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक, लेकिन अगर प्रश्न हमने पूछा है कि प्रति इकाई अर्थात जहां पर दोनों की मात्रा समान हो, 1 ग्राम के रूप में या 1 किलोग्राम के रूप में या 100 ग्राम के रूप में, तो दोनों की मात्रा समान हो जाए, तो दोनों की मात्रा बराबर लेने के बाद की कंडीशन में सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से प्राप्त होता है, वसा। ठीक है, अर्थात 1 ग्राम वसा में कैलोरी मान अगर देखा जाए तो इसका कैलोरी मान होता है 9.3 कैलोरी और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जो कैलोरी मान कितना होता है 4.2 कैलोरी। तो आप खुद देख रहे हैं कि वसा में जो है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा लगभग 2 गुने से भी ज्यादा कैलोरी मान है उसका, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां प्राप्त होगा, वसा। क्लियर है। अब हमने आपको बताया था कि कल थोड़ा सा पोषण के विषय में आप लोगों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो पोषण के टॉपिक से कुछ चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, तो उसी पे आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पोषण, जिसे हम अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो पोषण होता क्या है, तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो भी हमको खाना मिलता है, जो भी भोजन, चाहे वो वेजिटेरियन होगा चाहे नॉन वेजिटेरियन होगा, अर्थात या तो हम शाकाहारी या तो मांसाहारी, यही तो भोजन लेते हैं, शाकाहारी या तो मांसाहारी, या तो बीच से लेते हैं, कुछ शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी, मतलब दोनों में आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठे होंगे कि शाकाहारी भी होंगे मांसाहारी भी होंगे, या तो शुद्ध वेजिटेरियन होंगे और शुद्ध नॉन वेजिटेरियन होंगे। ठीक है, तो कोई भी भोजन जब हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो उस भोजन के द्वारा देखिए हमको मिलता क्या है, जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं इस भोजन के द्वारा हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, और भोजन के पश्चात हम जल ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक, सब में हमको यही मिलेगा, ये 6 प्रकार के पोषक तत्व। ठीक है, तो पोषक तत्व क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि पोषक तत्व कहते हैं किसे, हम पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो भोजन के द्वारा जब पाचन क्रिया होती है, देखिए हम लेते हैं वास्तव में दाल खा रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, भोजन के द्वारा तो यही ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, या तो चावल दाल कॉमन कर देते हैं और यहाँ पर दाल के स्थान पर हम अंडा ले लिए या मांस ले लिए, मटन या चिकन के रूप में। ठीक है, तब भी हमको यही मिलेगा, 6 प्रकार के पोषक तत्व। तो अब यहाँ से आप समझिए कि भोजन में हमने लिया रोटी, चावल, दाल, सब्जी, अथवा रोटी, चावल, अंडा अथवा मांस, मछली में से कुछ ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा हमको मिलता क्या है, इसके द्वारा हमको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज की ही प्राप्ति होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि भोजन में निहित ये 5 प्रकार के जो तत्व दिखाई दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, इन तत्वों को हम कहते हैं पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व। और हमारे शरीर में जब ये भोजन जाता है, रोटी, चावल, दाल, मांस, मछली, अंडा जो भी ले रहे हैं, हमारे शरीर में जाने के पश्चात पाचन की क्रिया होगी, डाइजेशन की क्रिया होगी, और पाचन की क्रिया के पश्चात भोजन में निहित ये सारे पोषक तत्व टूटकर अलग हो जाते हैं। ठीक है, और अलग होने के पश्चात क्या होता है, इन अलग होने के पश्चात इन पोषक तत्वों को छोटी आंत में संरचना पाई जाती है, जिसे कहा जाता है विलाई संरचना। ठीक है, जिसे विलाई
या हिंदी में इसी को कहते हैं रसांकुर, रसांकुर संरचना। तो रसांकुर संरचना के द्वारा इन पोषक तत्वों को अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन को अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और छोटी आंत के रसांकुर कोशिका के द्वारा इस पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? पोषण। ठीक है, क्लियर हुआ? पोषण किसे कहते हैं? तो पोषक तत्वों को शरीर के कोशिकाओं द्वारा या अंगों द्वारा ग्रहण करने की क्रिया ही पोषण। क्लियर हुआ? अब मुख्यतः यहाँ से जो प्रश्न आपको समझना है केवल हम उसी बेस में चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम नजदीक है, पूरा का पूरा साइंस आपको हम पढ़ाएंगे। अगर एग्जाम आपका टल जाता है, थोड़ा समय मिल जाता है, तो पूरा का पूरा साइंस हम आपको पढ़ाएंगे, और नहीं भी मिलता कि एग्जाम के बाद भी आप लोग आएंगे, क्लास आप लोगों की चलाई जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हम आपको देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इस समय आपको चूंकि प्रैक्टिस बैच है और इम्पोर्टेंट वो है कि हमको एग्जाम पीरियड से जो एकदम इम्पोर्टेंट, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एकदम इम्पोर्टेंट फैक्ट हो अभी वही जानना जरूरी है। ठीक है, तो आइए पोषक तत्व से जो प्रश्न बनेंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पोषक तत्व और पोषण में अंतर समझ में आ गया ना? पोषक तत्व का मतलब ये होता है जो भोजन में निहित तत्व है वो पोषक तत्व है, और जब इन्हीं पोषक तत्वों को छोटी आंत के रसांकुर के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो यही क्रिया पोषण। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में? जो प्रश्न आएगा उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ से देखिए हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से लेकर विटामिन तक, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। ठीक है, ये चार प्रकार के पोषक तत्व जो होते हैं, ये चार प्रकार के पोषक तत्व, इन्हें हम कहते हैं कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व। कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भोजन में निहित पोषक तत्वों में कार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो या तो ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट लिखा रहेगा, या तो वसा लिखा रहेगा, या प्रोटीन लिखा रहेगा, या तो विटामिन। ठीक है, कार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन रहे, या तो एक ऑप्शन इस तरह से बना सकता है कि ए ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट दे दे, बी में वसा दे दे, सी में प्रोटीन दे दे, और डी में उपयुक्त में से सभी दे दे। तो सभी आप लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब बच क्या रहा हमारे? खनिज और जल बच रहा है पोषक तत्वों में। तो ये कहां पर आ जाएंगे? इन्हें कहा जाएगा अकार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व। ठीक, तो भोजन में निहित पोषक तत्वों में अकार्बनिक श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? खनिज और जल। और कार्बनिक श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी से देखिए एक प्रश्न आप लोगों में एसएससी में पूछा गया है, इनके कार्य से संबंधित, इन पोषक तत्वों का हमारे शरीर में कार्य क्या है। ठीक है, तो आइए कार्य पे चर्चा कर लेते हैं। ये तो उनका वर्गीकरण हुआ। वर्गीकरण समझ में आ गया ना कि कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, कौन कौन? कार्बनिक श्रेणी के और अकार्बनिक। ठीक है, अब इनके कार्य पे अगर हम लोग चर्चा किया जाए, इनका कार्य क्या है? तो देखिए, हम चाहे फिजिकल वर्क करें, चाहे मेंटल वर्क करें, ठीक है, और चाहे पूरी तरह से कमरे पे जाकर एकदम आराम फरमा रहे हैं, जैसे कल संडे है ना, तो कल पूरी तरह से आराम फरमाने के विचार में होंगे आप लोग, हैं? है ना? हाँ, मतलब पूरी तरह पहले से ही शनिवार को ही दिमाग बन जाता है, शनिवार को ही दिमाग बन जाता है कि कल सुबह उठेंगे 9 बजे, हैं? और 9 बजे जगने के बाद भी पता नहीं नहाएंगे कि नहीं। अच्छा, मोबाइल भी चलाएंगे? नहीं, कभी कभी एंजॉय करना चाहिए। पढ़ाई जो है इसको कभी भी आप लोग हेडेक या जिम्मेदारी को मतलब क्या कहते हैं उसको बोझ समझ के मत किया करिए। इसे बहुत ही एंजॉयफुल तरीके से करिए। आपको देखेंगे कि अच्छा भी लगेगा, मन लगेगा, और जिस दिन आप पढ़ाई को बोझ समझ लेंगे उस दिन पढ़ाई से मन हटने लगेगा। जिस दिन भी आपको ये लगा कि पढ़ाई मतलब कह सकते हैं कि प्रेशर में आ गए हैं कि नहीं इतना पढ़ना है या ये करना है, उस कंडीशन में जिस दिन आप पढ़ने लगेंगे तो ना ही कुछ याद होगा, ठीक है, ना ही कुछ याद होगा और ना ही पढ़ने में मन लगेगा। हर 10 मिनट बाद घड़ी देखेंगे। ये होता है, कभी आप करिए इस तरह से, जिस दिन बहुत वो रहता है, प्रेशर रहता है, उस दिन हर 10 मिनट बाद यार अभी 9 बजे हुआ, 9 बजे बैठे थे, 9 बजे जिस पेपर के समय
इसीलिए हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि रेगुलरिटी पढ़ाई बहुत जरूरी है। रेगुलरिटी क्यों रखा जाता है? ये उदाहरण से समझिए इसको कि मान लीजिए आप महीने में 30 दिन आपके पास है, ठीक है, तो क्या 30 दिन आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। मान लीजिए कि 2 दिन आपका जो है ये आपके ऊपर आधिदैविक बाधा, आधिदैविक बाधा, आधिदैविक बाधा का मतलब बीमार पड़ गए, ठीक है, 2 दिन बीमार हो सकते हैं, ठीक है, 2 दिन बीमार पड़ गए, 2 दिन निकला कि नहीं आपका, कितना दिन बचा? 28, ठीक है। 2 दिन हम इसी में से और निकाल दें जिसे कहा जाता है आधिभौतिक बाधा, आधिभौतिक, ठीक है। आधिभौतिक बाधा में मान लीजिए परिवार में कोई बीमार पड़ गया, आपको घर जाना पड़े, या तो आपके यहाँ कोई आ गया नहीं पढ़ पाए, या लाइट ही चली गई नहीं पढ़ पाए, ठीक है, तो कितना दिन निकल गया? 2 दिन और 2 दिन, 4 दिन निकल गया कि नहीं? अब आपके पास कितना बचा? 26 दिन, ठीक। और मान लीजिए कि जब आप घर गए, एग्जाम आपका अभी 30 दिन बाकी है, 30 दिन बाकी है ना, लेकिन 30 दिन के पहले जब आप घर गए थे तब आपके पास था 45 दिन, तब आपके पास कितना था? 45, ठीक है। अर्थात परीक्षा होने के 45 दिन पहले आप घर गए और घर पे आप 3 दिन रुके, ठीक है, 3 दिन के बाद फिर अरे यार परीक्षा तो भी बहुत दिन है, 2 दिन और रुके, 5 दिन रुके, फिर चलिए आप चाचा कह रहे हैं रुकने के लिए, 2 दिन रुके ही जाते, 2 दिन रिश्तेदारी चले गए, 2 दिन रिश्तेदारी भी चले गए, चलिए भैया भी 2 दिन निमंत्रण करने चले। तो इस तरह से आपके दिमाग में क्या है कि अभी तो परीक्षा के लिए हमारे पास 30 दिन पूरी तरह से बचा है। अब आप जब 30 दिन मान के आए हैं यहाँ पर, अब उस 30 दिन में कितना निकल गया? 4 दिन निकला ना। और मान लीजिए कि पर डे आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 4 दिन में कितना समय निकल गया? 40 घंटे का समय आपके पास लेस हो गया है। अब ये 40 घंटे की भरपाई आप कहाँ से करेंगे? वो भरपाई आप नहीं कर पाएंगे, और उसी की भरपाई में आप प्रेशर में, अंडर प्रेशर में आके पढ़ेंगे, तो उसमें होता क्या है, फिजिक्स दोहरा रहे हैं, पता चला सब यार बायो वाला बहुत छूट रहा है अभी, फिर न फिजिक्स पूरा हो पाता है न बायो पूरा हो पाता है, क्योंकि फिजिक्स आधे पे रोकेंगे, ये थोड़ा देर बायो पढ़ लेते हैं। अब बायो पढ़ रहा है तभी से दिमाग में प्रेशर आ गया, आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति भूल गई, ठीक, 2-3 प्रश्न दिमाग में आया, नहीं याद आया, फिर बायो भी बंद इसमें। तो इस तरह से आप पूरी तरह से अंडर प्रेशर आ जाते हैं ना। तो ऐसी कंडीशन में इसीलिए कहा जाता है कि रेगुलर पढ़िए, अर्थात संडे को भी आप 6 घंटे पढ़िए, संडे को भी आप 6 घंटे पढ़िए। उसका बेनिफिट आपको कहाँ होगा? अगर संडे का 6 घंटे आप पढ़े रहेंगे तो इस 2 दिन को बाधा आने के बाद भी आपके पास 6 घंटे बढ़ोतरी हुआ कि नहीं? तो इस तरह से हमेशा रेगुलर, इसीलिए कहा जाता है कि पर डे चाहे एग्जाम हो चाहे ना हो, हम कह रहे हैं कि 8 घंटे की आप लोग शेड्यूल सेट करिए कि परीक्षा न रहे तब भी हम 8 घंटे डेली पढ़ेंगे, और परीक्षा आने के बाद उसमें बढ़ोतरी कर देंगे। लेकिन अगर परीक्षा न होने पर भी 8 घंटे आप पढ़ते रहेंगे मित्र, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई भी परीक्षा पास करने से आपको चूकेगा नहीं, कोई भी परीक्षा। लेकिन अगर एकदम पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे तो फिर एग्जाम आने के बाद कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, ठीक है। तो इसे गुरुमंत्र के रूप में भी आप लोग ले सकते हैं कि हमेशा एक रेगुलर टाइम बना लीजिए। और यार 8 घंटे कुछ नहीं है, अगर आप देखें तो 8 घंटे 24 घंटे में तब भी 16 घंटे आपके पास बचा है, 16 घंटे बचा है ना। बहुत तो सोएंगे कुंभकर्ण की तरह 12 घंटे, तब भी 4 घंटे बचा है एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए, सब कुछ करने के लिए बच रहा है कि नहीं। तो 8 घंटे की पढ़ाई बहुत इंजॉयबल तरीके से की जा सकती है, ठीक। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम बात कर रहे थे कि हमको मान लीजिए कोई भी कार्य करना है, चाहे वो शारीरिक वर्क हो चाहे मानसिक वर्क हो और चाहे कुछ भी ना करना हो, ऐसी कंडीशन में हम तो आराम करते हैं, हमको लगता है कि हम आराम फरमा रहे हैं, लेकिन हमारा हार्ट क्या करता है? कार्य करते रहता है, किडनी ये कार्य करते रहता है, ठीक। अर्थात शरीर के अंदर के जो अंग हैं, आर्गन हैं, ये सब के सब अपने स्थान पर अपना कार्य सुचारू ढंग से करते रहते हैं। केवल हम बाहरी तौर पे करते हैं कि हम आराम कर रहे हैं, लेकिन हमारा हृदय तो न संडे मिलता है, किडनी को भी संडे नहीं मिलता, या इसके ऊपर कोई आधिदैविक कार्य भौतिक बाधा का भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपना कार्य करते रहता है, ठीक है।
कार्य को करने के लिए आपको क्या जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती कि नहीं? बिना एनर्जी का कोई काम करेंगे? नहीं करेंगे। जैसे कार्य करते करते आप थक जाते हैं, तो थक जाते हैं तो या चाय पीने निकल गए, या कुछ खाने निकल गए, या खाने की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा चाहिए ना। इस ऊर्जा की पूर्ति हम कहाँ से करते हैं? तो पहला हो गया ऊर्जा उत्पादन। ठीक, अब ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको या तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, या तो वसा की आवश्यकता होती है, या तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या वसा या प्रोटीन। अगर हमारे शरीर में इन तीनों की मात्रा समय समय पर मिलती रहे हमको, तो हमारी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होती रहती है। ठीक, तो इसका मतलब है कि कार्य से संबंधित प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि पोषक तत्वों में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है? तो या तो कार्बोहाइड्रेट लगाएंगे, या वसा लगाएंगे, या तो प्रोटीन लगाएंगे। क्लियर हुआ ना? पहला कार्य से संबंधित प्रश्न समझ में आया कि मानव शरीर में या जंतुओं के शरीर में निम्नलिखित पोषक तत्वों में से ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों करते हैं। क्लियर? तो अब हमको ये मिल गया पहला ऊर्जा उत्पादन का कार्य, मतलब 3 पोषक तत्वों का कार्य हमको समझ में आ गया। ठीक है, तो बाकी की क्या आवश्यकता है? बाकी की आवश्यकता है कि नहीं? कि शौक में लेते हैं आवश्यकता है ना। तो देखिए आवश्यकता क्या है। प्रोटीन का एक कार्य तो आप लोगों ने देखा ऊर्जा उत्पादन का, लेकिन इसके अलावा प्रोटीन कुछ कार्य और करता है। तो प्रोटीन का कार्य यहाँ पर देखिए, प्रोटीन का जो कार्य होता है ये ऊर्जा उत्पादन का तो करता है कम मात्रा में। इसका मुख्य कार्य जो होता है ये नई कोशिकाओं या हम कहें नए ऊतकों का निर्माण करना, वृद्धि और विकास करना और साथ ही साथ मरम्मत करना। ठीक है, वृद्धि, विकास, मरम्मत, नई कोशिकाओं, नए ऊतकों का निर्माण करना। ठीक है, अब यहाँ से आप समझिए कि जिस प्रकार से हमारी एक लाइफ है, ठीक है, आयु सीमा निर्धारित है, कितना है? अगर उस आयु सीमा के निर्धारण की बात किया जाए तो आश्रम पद्धति, इतिहास में पढ़े होंगे आप, आश्रम पद्धति पढ़े ना। तो आश्रम पद्धति में कितने प्रकार के आश्रम होते हैं? 4 आश्रम होते हैं। ठीक है, तो इन 4 आश्रमों का जो विभाजन किया गया है, प्रत्येक आश्रम को हम 25-25 साल देते हैं। ठीक है, 25 साल हम ब्रह्मचर्य आश्रम को देते हैं, फिर 25 साल हम गृहस्थ आश्रम को देते हैं, फिर 25 साल हम वानप्रस्थ आश्रम को देते हैं, और अगला लास्ट का 25 साल हम संन्यास आश्रम को देते हैं। ये 4 आश्रम हुए। तो चारों आश्रमों में अगर 25-25 साल दे रहे हैं तो टोटल आयु कितनी हो जाती है? 100 साल। इसका मतलब है कि या तो हम मान ले कि हम 100 साल तक जीवित रहेंगे। ठीक, लेकिन जीवन प्रत्याशा जो इस समय है, ठीक है, तो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा लगभग 67 साल है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितना है? 67 साल। इसका मतलब है कि 67 साल के बाद अथवा 100 साल के बाद, दोनों में से जो भी मान सकते हैं। 67 मान लीजिए चाहे 100 मान लीजिए। अगर दिक्कत हो रही है 67 वाले तो 100 मान के चलिए। 67 वाले कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, सर बड़ा कम लाइफ है तो 100 मान के चलिए। ठीक है, अरे ऐसा नहीं यार कि 67 साल है तो 67 एकदम फिक्स हो गया है, कुछ नहीं, 100 भी फिक्स नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे दादा जो है, हमारी दादी 106 साल की है, अभी भी जिंदा है, कहते हैं नहीं। तो निश्चिंत रहिए, नहीं विजय मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा चेहरा बुरा है, टेंशन मत हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 67 फिक्स नहीं है, कहीं फिक्स नहीं है। ठीक है, चलिए हम 100 या 67 को ही मान के चलते हैं। कितना? 80 की 180 यार, 180 ना, टेंशन मत लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर हम 100 या 67 को ही मान के चलें, इसका मतलब है कि 100 साल के बाद मर जाएंगे हम, मर जाएंगे ना। लेकिन क्या ये निर्धारित है कि 100 साल पे ही मरेंगे? हो सकता है उसके पहले बीमारी की चपेट में आ जाए, ये हो सकता है कि सड़क से निकल रहे एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब है कि या तो हम बीमारी की वजह से, या दुर्घटना की वजह से, या तो अपनी आयु पूरी करने के पश्चात मर जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं, इनकी भी एक आयु होती है।
एक आयु के पश्चात कोशिकाएं डेड पड़ जाती हैं। या तो कभी कभी क्या होता है, आयु पूरा करने के पहले ही हमको चोट लग गया, तो जिस स्थान पर चोट लगता है उस स्थान की कोशिका भी मर जाती है। या तो हम बीमार पड़ते हैं और बीमारी की अवस्था में भी हमारी कोशिकाएं मर जाती हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से कोशिकाएं मरती रहें और उसके स्थान पर नई कोशिकाओं का जन्म न हो तो क्या होगा, एक दिन पूरा का पूरा शरीर ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शरीर का निर्माण किससे हुआ है, कोशिका से हुआ है। ठीक है, कोशिका से हुआ है। लेकिन हम देखते क्या है कि जहाँ की कोशिका डेड पड़ती है कुछ दिन के बाद वहाँ पर नई कोशिका फिर से बन जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में हमको कहीं चोट लगती है, घाव हो गया, घाव होने के बाद, जख्म होने के बाद मैं देखता हूँ वहाँ पर गहरा भाग हो जाता है पूरी तरह से, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद जख्म भर जाते हैं। तो जख्म भरने का मतलब है कि आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जख्म तभी भरा होगा जब वहाँ पर नई कोशिकाओं का निर्माण या जन्म हुआ होगा। तो इसका मतलब हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का जन्म होता है। ठीक, और कोशिकाओं के समूह को भी क्या कहते हैं, ऊतक या टिश्यू कहते हैं। ठीक, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में नई कोशिकाएं, नई ऊतकों का भी जन्म होता रहता है। ठीक, और इसके जन्म के लिए या निर्माण के लिए पोषक तत्व आवश्यक है, और वो कौन सा पोषक तत्व है, प्रोटीन। ठीक है, ये प्रश्न आप उठा कर देखिए, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है कि मनुष्य के या प्राणियों के शरीर में नई कोशिकाओं या नए ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, प्रोटीन। प्रोटीन का कार्य समझ में आया, नई कोशिका या नई ऊतकों का निर्माण। क्लियर, और इसी के साथ साथ वृद्धि, विकास और मरम्मत का भी कार्य करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, अब हमारे पास देखिए वसा तो हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया। इसका मतलब तीन अभी शेष हैं। कौन कौन शेष हैं, विटामिन शेष है, खनिज शेष है और जल शेष है। इन तीनों का एक ही कार्य है। विटामिन का जो कार्य है वही कार्य खनिज भी करता है, वही कार्य जल भी करता है। और इन तीनों का कार्य है उपापचय, उपापचय क्रिया, जिसे अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म क्रिया भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म फंक्शन। ठीक, तो मेटाबॉलिज्म क्रिया का संचालन और नियंत्रण करना। ठीक है, तो मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्रिया का संचालन और नियंत्रण कौन कौन करता है, विटामिन, खनिज और जल। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। विटामिन का वही कार्य है, खनिज का भी वही कार्य है, और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, उपापचय या मेटाबॉलिक क्रिया का संचालन और नियंत्रण करते हैं। इसीलिए अगर इन पोषक तत्वों में से किसी की भी अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि कोई न कोई एक कार्य हमारा बंद होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट, वसा की कमी हो जाती है तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, प्रोटीन की कमी हो जाती है तो नई कोशिकाओं, नए ऊतकों का निर्माण नहीं होगा या वृद्धि विकास हमारा रुक जाएगा, और अगर विटामिन, खनिज और जल की कमी हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म क्रिया डेड हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो कार्य के दृष्टि से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और वर्गीकरण के दृष्टि से भी पूछा जाएगा। तो कार्य याद रहेगा, नहीं भी याद रहेगा तो टेंशन नहीं, एक बार मैं लिख के आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद याद करना जिम्मेदारी आपकी है। ठीक, समझ में आ गया चीजें, कोई दिक्कत समझने में। चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य अपनी कान से सुन सकता है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ ध्वनि तरंगों के उदाहरण दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इस प्रकार के ध्वनि तरंग हम अपनी कान से सुनते हैं। पहला उदाहरण दिया गया है अवश्रव्य तरंग को सुनते हैं, बी में दिया गया है पराश्रव्य तरंग को सुनते हैं, सी में दिया गया है श्रव्य तरंग को सुनते हैं, और डी में दिया गया है सभी तरंगों को सुनते हैं। चलिए भाई, आपका उत्तर आ गया सही। और किसी का बी ऑप्शन है पराश्रव्य, और किसी का। चलिए अब हम बताते हैं, विजय जी पहले व्यक्ति हैं यहाँ पर जो सभी सुन लेते हैं। नहीं सर, ये जो श्रव वाला ज्यादा तेजी में नहीं सुना है। सबको मैं बता दे रहा हूँ, पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर इनका टॉपिक ही जो तरंगों से संबंधित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वास्तव हम लोग सुनते क्या हैं। हम लोग सुनते हैं ऑडिबल अर्थात श्रव्य तरंग, केवल किसको सुनते हैं, श्रव्य तरंग को। ठीक है, तो देखिए जो ध्वनि तरंगें होती हैं,
ध्वनि तरंगे, इसे आप लोग जान लीजिए कि यह जो होता है यांत्रिक तरंगे होती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? यांत्रिक। ठीक है। अब यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग, अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग, और दूसरे को कहते हैं अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग और अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। ठीक है, तो जो ध्वनि होता है ये आंतरिक तरंगों में किस प्रकृति का होता है? अनुदैर्ध्य प्रकृति का। दोनों प्रश्न याद रखना है। या तो प्रश्न पूछा जाएगा कि ध्वनि तरंगे हैं, या तो ऑप्शन में लिखा रहेगा यांत्रिक तरंग, या तो ऑप्शन में लिखा रहेगा अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंगों की जो विशेषता होती है, देखिए क्या होता है, ये केवल माध्यम में ही चलते हैं। और माध्यम के विषय में हमने आपको बताया था कि माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? या तो ठोस माध्यम होगा, या तो द्रव माध्यम होगा, या गैस माध्यम होगा। इसका मतलब है कि अगर ठोस, द्रव और गैस के अलावा इसको हम निर्वात में करें प्रसारित, तो प्रसारित नहीं होगा। ठीक है, यांत्रिक तरंगों की ये विशेषता है कि ये केवल माध्यम में ही चलेंगी। इसका मतलब है कि कहां पर नहीं चलती? निर्वात में नहीं चलती। अर्थात जहां भी वैक्यूम होगा, अगर हम यांत्रिक तरंग की बात करें तो यह निर्वात में संचरित नहीं होगा, बिना माध्यम के नहीं चलेगा। इसके संचरण के लिए आवश्यक है कि ठोस, द्रव अथवा गैस में। ठीक, क्लियर हुआ? इसी के साथ साथ ध्यान दीजिए, अयांत्रिक के विषय में बता दें। यहीं पर एक तरंग होती है जिसे हम कहते हैं अयांत्रिक। अयांत्रिक, इसी को आप लोग पढ़े होंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक होता है अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे, और एक होता है यांत्रिक तरंगे। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगों की विशेषता है कि केवल ठोस, द्रव, गैस माध्यम में ही चलेगा, निर्वात में नहीं चलता। लेकिन जो अयांत्रिक तरंगे होती हैं ये निर्वात में भी चलती हैं और साथ ही साथ माध्यम में भी चलती हैं। ठीक है, निर्वात में भी चलती हैं और माध्यम में भी। ठीक, तो प्रश्न आपसे देखिए पूछा क्या जा सकता है एसएससी में। इतने में से पहले इतना समझ लीजिए उस प्रश्न की प्रकृति को। पहला प्रश्न होगा कि किस तरंग के संचरण के लिए माध्यम अनिवार्य होता है? यांत्रिक तरंग के। और किस तरंग के संचरण के लिए माध्यम अनिवार्य नहीं होता? अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय। ये अनिवार्य नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम आपको व्यवहारिक उदाहरण दें कि आप दो लोग यहाँ से क्लास छूटने के बाद अपने कमरे पे जाएंगे। ठीक है, अब कमरे पे जाने के लिए विजय जी जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई न कोई सवारी हमको मिले, चाहे बस मिल जाए यहाँ से जाते हुए, या तो ऑटो मिल जाए, या तो कोई बाइक वाला ही हमको लिफ्ट दे दे। ठीक, लेकिन अगर हमको सवारी नहीं मिलेगा तो हम वहीं पर रुके रहेंगे। कब तक रुके रहेंगे? जब तक हमको कोई ले जाने वाला नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसका मतलब कि विजय किस प्रकृति के हो गए हैं? यांत्रिक, अर्थात बिना सवारी के नहीं जा रहे हैं। ठीक, बिना साधन के ये नहीं जा रहे हैं। इनको साधन चाहिए, चाहे कोई बाइक वाला ही लिफ्ट दे दे, चाहे कोई ऑटो मिल जाए, चाहे कोई बस मिल जाए, ये बिना साधन के यहाँ से नहीं जाए। ठीक, तो इनकी प्रकृति क्या है? यांत्रिक है। अर्थात ये बिना साधन के नहीं चल रहे हैं, मतलब बिना माध्यम के संचरण नहीं कर रहे। ठीक है, और आप जब यहाँ से निकले 2 मिनट इंतजार किए और कोई साधन आपको नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा? अब आप पैदल निकलिए कि चलिए जहाँ तक चलते हैं वहाँ तक बिना बाइक से चलते हैं, और अगर साधन बीच में मिल गया तो पकड़ लेंगे आप लोग। ठीक, इसका मतलब कि आपकी प्रकृति क्या हो गई? अयांत्रिक, क्योंकि आप माध्यम के बिना भी निर्वात में भी चल सकते हैं। हो रहा है नहीं? क्योंकि आप इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप पैदल ही निकल गए। ठीक, उसी प्रकार से अयांत्रिक तरंगें होती हैं, अर्थात ये ठोस, द्रव, गैस में भी चल सकती हैं और बिना ठोस, द्रव, गैस माध्यम के भी चल सकती हैं। ठीक, और जहां पर ये तीनों माध्यम नहीं होगा उसे क्या कहते हैं? निर्वात। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो किस तरह के संचरण के लिए माध्यम अनिवार्य नहीं होता? अयांत्रिक। और किसके संचरण के लिए माध्यम अनिवार्य होता है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब आइए यांत्रिक तरंग के विषय में हमने आपको बताया कि 2 प्रकार की हो जाती हैं, एक है अनुप्रस्थ और एक है अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग की जो विशेषता होती है, इसका मतलब है कि इसको भी माध्यम चाहिए। ठीक है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं ये ठोस माध्यम में चल सकती हैं, लेकिन द्रव के ऊपरी सतह तक, द्रव के ऊपरी सतह तक।
अर्थात द्रव के भीतरी भाग में ये नहीं चलती, लेकिन गैस में पूरी तरह से नहीं चलती। ये केवल ठोस में चलेगी और द्रव के ऊपरी तरफ। ठीक है, समझ में आया? अब वहीं पर जो अनुदैर्ध्य होता है ये ठोस में भी चलेगा, द्रव में भी चलेगा और गैस में भी, अर्थात ये द्रव के ऊपरी भाग पर भी चलता है और भीतरी सतह पर भी चलता है। ठीक है, अर्थात ये सभी माध्यमों में चलेगी। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो ध्वनि होगा वो किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। ये ठोस में भी चलेगा, गैस में भी चलेगा और द्रव में भी चलेगा। और अनुप्रस्थ तरंगें कहाँ पर चलती हैं? केवल ठोस में और द्रव के ऊपरी। समझ में आया? तो अब इसका प्रश्न क्या पूछा जा सकता है आपसे? देखिए तरंग से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि यांत्रिक तरंगों में कौन सी तरंग केवल ठोस में अथवा द्रव के ऊपरी भाग तक ही संचरित करती है? तो क्या लगाएंगे? और कौन सी यांत्रिक तरंगें सभी माध्यमों में चलती हैं? क्लियर? और ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य। क्लियर? समझ में आया ना? कहीं कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अब हम लोग ध्वनि के विषय में देखते हैं कि जो ध्वनि तरंगे हैं इनके प्रकार से संबंधित प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया है। अब ये जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये कुल 3 प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं अवश्रव्य तरंग, ठीक है, दूसरे को हम कहते हैं श्रव्य तरंग और तीसरे को हम कहते हैं पराश्रव्य तरंग। ठीक है, ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की हो जाती है। ठीक, अब तीनों प्रकार की जो विभाजन किया गया है ये विभाजन का जो आधार है ये आवृत्ति परिसर के आधार पर है। किसके आधार पर? आवृत्ति परिसर। ठीक है, अब आवृत्ति परिसर से क्या तात्पर्य है? जो अवश्रव्य तरंगें होती हैं इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न आपका तैयार हो गया। पहला तो ये इससे संबंधित प्रश्न क्या होगा कि किस प्रकार के ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है? ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से कम होने का मतलब है कि किस प्रकार की ध्वनि तरंग है? अवश्रव्य। ठीक, श्रव्य तरंगें जो होती हैं इनकी आवृत्ति परिसर होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक, इसका मतलब है कि मनुष्य किस आवृत्ति परिसर के ध्वनि तरंग को सुन सकता है? 20 से लेकर 20,000 के मध्य कुछ भी हो। अर्थात ऑप्शन में अगर दे दे कि 100 हर्ट्ज तो 100 हर्ट्ज वाला हम सुन पाएंगे कि नहीं? सुनेंगे, क्योंकि 20 हर्ट्ज से ऊपर है। ठीक है, तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि तरंगें होती हैं उसे क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगें। और ऐसे ही तरंग को हम अपने कान से सुन सकते हैं। ठीक, और तीसरा है पराश्रव्य तरंग। इसकी आवृत्ति परिसर होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो ये तीनों का आवृत्ति परिसर याद रखिएगा। इसको बता रहे हैं। ये पहले प्रश्न आपका क्या हो गया? पहला है कि मनुष्य अपने कान से किस प्रकार की ध्वनि को सुनता है? श्रव्य तरंग को। अवश्रव्य तरंग की परिसर कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। श्रव्य तरंग की आवृत्ति परिसर 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य और पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति परिसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत समझने में? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समझ में आ गया तीनों प्रश्न? और इसे याद रखिएगा, आवृत्ति परिसर से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि अवश्रव्य की आवृत्ति परिसर कितनी है, श्रव्य की आवृत्ति परिसर कितनी है और पराश्रव्य की आवृत्ति परिसर कितनी है। क्लियर? अब देखिए इसमें जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं इसे हम तो नहीं सुनते, लेकिन जो कुत्ते होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन और हाथी, ये कुछ जानवर ऐसे होते हैं, ये जानवरों के द्वारा पराश्रव्य तरंगों को सुना जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कुत्ता, बिल्ली, हाथी, डॉल्फिन में से कोई भी एक नाम लेकर कि डॉल्फिन या कुत्ता या बिल्ली कुछ भी लिखते या चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों को आसानी से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं? पराश्रव्य तरंगों। ठीक है, लेकिन हम नहीं सुनते। हम केवल कौन सा सुनेंगे? जिनकी आवृत्ति परिसर 20 से लेकर 20,000। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत समझ में आया?
अब देखिए चमगादड़ से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, एसएससी में एक बार आया हुआ है, आप लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो उसमें मिलेगा। चमगादड़ जो होता है रात के अंधेरे में देखते हैं तो उड़ता है, ठीक, और उसी अंधेरे कमरे में हम रहते हैं, हमको नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन चमगादड़ आसानी से उड़ता है। लेकिन किसी दीवार से कभी टकराते हुए उसे देखे हैं? नहीं देखते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये पराश्रव्य तरंगों को अपने पंख से छोड़ता है। जब ये उड़ता है तो इसके पंख से पराश्रव्य तरंगें निकलती हैं। क्योंकि ये पराश्रव्य है, हम नहीं सुन सकते, इसीलिए उसका कोई ध्वनि हम नहीं सुनते। लेकिन वास्तव में ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि तरंग को उत्सर्जित करती है अपने पंख से जब उड़ती है। और वह ध्वनि तरंगें जब मान लीजिए यही एक कमरा है, इसी कमरे में एक चमगादड़ उड़ रहा है, ठीक है, अब यहाँ से उड़ते हुए यहाँ तक आया, मान लीजिए जो क है ये चमगादड़, ये उड़ते हुए जा रहा है और यहाँ तक तो आएगा, ये लगेगा कि दीवार से टकरा जाएगा, तब तक आप देखते हैं उड़ जाती है नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो इसके पंख से ध्वनि निकल रही है वो इस दीवार से जाकर टकराती है और टकराने के बाद क्या होगा? परावर्तन होगा, और परावर्तन के कारण उसके कानों तक ये सुनाई देता है। तब वो समझ जाती है कि इतने दूर पर कोई न कोई एक मार्ग में अवरोधक तत्व है, ठीक, और अगर हम इसके आगे जाएंगे तो टकरा जाएंगे, तो घटना हो सकती है, इसीलिए वह वहां से तुरंत मुड़ जाती है, ठीक। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि चमगादड़ आसानी से रात के अंधेरे में भी उड़ते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो अपने पंख के माध्यम से वो पराश्रव्य तरंगों को उत्सर्जित करती हैं, जिनके द्वारा वो उनके परावर्तन के द्वारा उनके ध्वनि को सुनकर वो अपने मार्ग में आने वाले अवरोध को तय कर देती है। क्लियर? समझ में आया ना? इसीलिए वो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ये सारे प्रश्न समझ में आ गए? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20 हर्ट्ज का कोई नहीं वो होता, बहुत कम होता है। देखिए कान से हम सुनते कैसे हैं इसे आप समझ लीजिए। जब कोई ध्वनि हमारे कानों पर पड़ती है, ठीक है, तो एक कंपन होना चाहिए, हमारे कान में जो पर्दा होता है उसमें एक कंपन होना चाहिए। जो 20 हर्ट्ज है इसका मतलब है कि उसको एकदम आसानी से ले जाकर इस तरह से रखना है कि कोई कंपन हुआ ही नहीं, अर्थात वो ध्वनि हमारे कान में तो जाती है लेकिन पर्दे में किसी प्रकार का कोई हलचल न उत्पन्न होने के कारण उसकी अनुभूति हम नहीं कर पाते, ठीक। और जो 20,000 से अधिक होता है उसका कंपन इतनी तेज हो जाता है कि उसको हम समझ ही नहीं पाते, ठीक, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। लेकिन जो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य होगा उसके कंपन को हम आसानी से महसूस करते हैं, और महसूस करने के बाद ये हमारे मस्तिष्क पर लगभग 0.1 सेकेंड तक, जिसे हम कह सकते हैं 1/10 सेकेंड तक, 1/10 सेकेंड तक जिस ध्वनि की आपको मतलब अनुभूति हमारे मस्तिष्क में बना रहता है उसको हम आसानी से सुनते हैं और समझ लेते हैं, ठीक। लेकिन 1.1 सेकेंड से अधिक या उससे कम की कोई वो होता है अनुभव तो हम नहीं कर पाते, तो मतलब नहीं अनुभव कर पाते, ठीक। तो चूंकि अवसर्य तरंग एक प्रकार से उसी तरह से है जैसे आप बैठे हैं और पीछे से आप उठे और आपको धीरे से मारने का प्रयास किए, लेकिन चोट इस तरह से है कि ये केवल ऐसे टच कर रहा है कि आपको अनुभूति ही नहीं हुआ कि हमको चोट भी किया गया, लेकिन उन्होंने आपको चोट किया है, लेकिन इतना उसका बल कम था, इतने कम न्यूटन का बल लगाए कि आप अनुभूति ही नहीं कर पाए कि कोई हमको चोटिल करके निकल गया, ठीक। क्लियर हो गया ना? क्यों मित्र, आपको कोई संशय? समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है। प्रश्न क्या है देखिए, किस परिघटना के कारण कमरे के अंदर बैठा व्यक्ति बाहर हुए बम की धमाके की आवाज को कमरे के अंदर ही सुन लेता है, ठीक। और ऑप्शन भी आपके सामने दिया गया है, अनुरणन के कारण, ध्वनि की अपवर्तन के कारण, ध्वनि के विवर्तन के कारण, और डी में दिया गया है अनुनाद के कारण। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए विजय जी, आप ही बता दीजिए। तुक्का लगाइए, निंजा तकनीक से लगाइए। देखिए कहीं कहीं तुक्का बड़ा फायदेमंद हो जाता है, कभी कभी ना बहुत फायदा करता है, और अगर माइनस मार्किंग ना हो एग्जाम में तब तो मजा आ जाता है। चलिए अभी हम समझा देते हैं आप लोगों को, लेकिन अगर माइनस मार्किंग ना हो विजय तब तो मजा आ जाता है तुक्का में, और वो भी तब ज्यादा मजा आता है जब ऐसे प्रश्न आए और सभी मित्र गलत करके आए, अब तुक्का जो है लग जाता है, तब ये होता है कि यार विजय बड़ा तेज आदमी है, मतलब अच्छा तुक्का लगाने के बाद ये बताया भी नहीं जाता कि तुक्का लगा है, पता चला कि भाई पढ़ते हैं ऐसा नहीं है,
भी हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं कि बिजलिया के साथ, सबके साथ होता है यार, हैं? जो 4 प्रश्नों का सबके साथ हो जाता है, ठीक। हाँ, बस किसी का कम किसी का ज्यादा, ठीक। तो इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, उसी में सिलेक्शन हो जाता है कितने लोगों का तुक्के से, लेकिन जब तुक्के सिलेक्शन हो जाता है घर वाले अरे लड़के के लिए इतनी में जान है हमारी, हैं? हाँ, लड़का कबीर दास एक साथ था, हैं? कबीर के जो साथी शब्द रामायणी यही जो है लिपिबद्ध किया था, कबीर को केवल चिल्लाए थे। हाँ, कबीर तो केवल चिल्ला रहे थे, लड़कों ने लिपिबद्ध किया, समझ रहे हैं? ये होता है नहीं। चलिए देखते हैं, अब इसका सही उत्तर भी आपके सामने दे दिया गया है, ध्वनि के विवर्तन के कारण, ठीक। अनुनाद क्या होता है इसे भी अभी आपको स्पष्ट कर देंगे। देखिए होता क्या है, हम एक चीज जानते हैं कि अगर कमरे के अंदर आप बैठे हैं, मान लीजिए पढ़ाई करने के लिए, और बाहर आपके पिताजी 4 लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, तो कमरे के अंदर उनकी आवाज आती है कि नहीं? आती है ना। या कमरे के अंदर आप टीवी देख रहे हैं और पिताजी बाहर से ही कहा हो पढ़त है या कि मोबाइल चलत है, होता है नहीं? तो ऐसा क्यों होता है कि कमरे के दरवाजे वगैरह को हम बंद करके रखे हैं, तब भी अंदर की आवाज बाहर चली जाती है या बाहर की आवाज कमरे के अंदर चली जाती है, ठीक। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। देखिए होता क्या है कि जो ध्वनि तरंगे, मान लीजिए एक कमरा है, अब इस कमरे में यहाँ पर एक खिड़की है, ठीक, या हम मान लें कि यहाँ जो दरवाजा लगा हुआ है मेन गेट, उस मेन गेट के बीच नीचे आप देखेंगे हल्का सा गैपिंग रहता है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं लगा हुआ दरवाजा लेकिन गैपिंग है ना। तो देखिए कोई भी ध्वनि अगर यहाँ पर 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और आप कमरे के अंदर 2 लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, पूरी तरह से शांत माहौल है। अब इनकी बातों को हम कमरे के अंदर सुनते कैसे हैं? तो जो ध्वनि होता है वो चारों दिशाओं में हवा के माध्यम से प्रसारित होता है, ठीक। अब प्रसारित होने के बाद अगर कोई अवरोध नहीं आया तब तो सीधे कमरे में प्रवेश कर जाता है, ठीक, और हम सुन लेते हैं। लेकिन अगर कमरे के चारों तरफ दीवार बना हुआ एक अवरोध है, तो ऐसी स्थिति में वो दीवार से टकराता है और दीवार से टकराने के बाद दोनों दिशाओं में इस तरह से मुड़ जाता है। अब इस तरह से मुड़ के जब इसको कोई भी किनारे से मिल जाता है होल या गैप, तो उसी गैप से वे अंदर प्रवेश कर जाता है और हमको वह ध्वनि सुनाई दे जाती है। तो इस परिघटना को विवर्तन कहते हैं, अर्थात इसकी परिभाषा क्या होती है? ध्वनि का किसी अवरोध से टकराकर उसके किनारों से होकर मुड़ के चलने की घटना को ही क्या कहते हैं? विवर्तन। इस तरह से देखिए, अब यहाँ से टकराया, यहाँ से इसे चलते हुए चला और यहाँ तक आते आते उसको एक खिड़की मिली और इसी खिड़की के रास्ते कमरे में प्रवेश कर जाता है, ठीक। इसी परिघटना को क्या कहते हैं? विवर्तन। और इसी विवर्तन की परिघटना के कारण ही या तो अंदर की आवाज को बाहर सुना जा सकता है अथवा बाहर की आवाज को अंदर सुना जा सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत? इसीलिए देखिए कमरे को जब साउंड प्रूफ बनाया जाता है तो प्रत्येक होल को बंद कर दिया जाता है, प्रत्येक होल, कहीं से कोई होल नहीं छोड़ा जाता, तभी वो साउंड प्रूफ हो सकता है। क्योंकि साउंड प्रूफ होगा, अब मान लीजिए किसी कमरे में इस खिड़की को भी आप पूरी तरह से बंद कर दिए हैं कि एकदम गैप तक भी नहीं है, तनिक भी गैप नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब ये ध्वनि तरंग यहाँ से अवरोध से टकराकर इस तरह से जाएगी और यहाँ से भी ऐसे आके मुड़ जाती है, फिर परावर्तित हो जाएगी, ठीक। लेकिन कमरे के अंदर आवाज नहीं जाएगी। तो अगर तनिक भी कहीं होल है तो ऐसी स्थिति में वह ध्वनि किनारों किनारों से ऐसे सहारे से उसी दीवार के सहारे ऐसे चलती हुई चलेगी और जहाँ भी खिड़की दरवाजा का कोई होल मिला उसके द्वारा वो अंदर प्रवेश कर जाती है और दीवार के सहारे चलकर कमरे में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? क्लियर? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अनुनाद क्या है ये हम कल के क्लास में आप लोगों को बता देंगे। आज चूंकि क्लास का टाइम हो गया है तो कल के क्लास में अनुनाद आपको बताएंगे। क्लास अच्छा लगा आप लोगों को? समझ में आया?